नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का ये हास्य लेख वंडरफुल स्टूडियो। फोटो तो अपने दर्जनों पोज में उतारे हुए एल्बम में पड़े हैं, फ्रेम में मढ़े हुए अपने तथा दोस्तों के कमरे में लटक रहे हैं और एक जमाने में यानी 2-3 साल पहले उन तस्वीरों को देखकर मुझे पहचाना भी जा सकता था। लेकिन स्वास्थ्य संशोधन के बाद वजन में परिवर्तन और चेहरे में परिवर्तन होकर जो मेरी सूरत का नया संस्करण निकला, उसे पहचानने में मैं खुद कई बार भटक गया हूँ। कहाँ वह 95 पाउंड वाला चेहरा और कहाँ ये 154 पाउंड की सूरत। दोस्तों ने भी कई बार सलाह दी कि एक नया फोटो उतरवाकर पिछली सभी तस्वीरों के कैंसिल होने की घोषणा कर दूं और अपने मन में भी कई बार सोचकर देखा कि यह गुलगुली न जाने कब गायब हो जाए। चुनांचे एक नया फोटो खिंचवाने का फैसला कर लिया गया, वरना मैं तो अपने को एक ऐसा परिपक्व पॉलिटिशियन समझे बैठा था जिसकी तस्वीर के लिए सैकड़ों नहीं तो कम से कम 10 कैमरे वाले नौजवान जरूर चक्कर काटते हैं। असल में अपना फोटो उतरवाना बचकाना शौक सा मालूम होता था। फोटो उतरवाने की बात तो तय हो गई, लेकिन उस शाम को ये फैसला नहीं हो सका कि फोटो कहाँ उतरवाया जाए। हमारे एक मुंह बोले भाईजान हैं जिन्हें हम इंसाइक्लोपीडिया की तरह काम में लाते हैं। असली जाफरान किस दुकान में मिलती है, मुर्ग मुसल्लम किस होटल पर बेहतरीन होता है, कॉफी किस कैफे की सही जायके वाली होती है, असली गबरडीन कपड़ा किस दुकान में है, बड़े सर्जन और फिजिशियन कौन कौन है और किस टेलरिंग की क्या विशेषता है, वगैरह बातों के अलावा पारिवारिक उलझनों को सुलझाने में उनसे बराबर मदद मिलती है। भाईजान ने कहा, एक जमाना था जब राजू चौधरी अच्छी तस्वीरें बनाया करता था। गवर्नमेंट हाउस से लेकर शहादत आश्रम तक उसकी पूछ थी। अव्वल दर्जे के फोटोग्राफर के साथ ही वह पक्का मेहनती भी था। उस बार श्मशान घाट में पूरे 3 घंटे तक मेहनत करके डॉक्टर अग्रवाल की लाश की ऐसी तस्वीर उसने ली कि जिसे देखकर हर आदमी की ख्वाहिश। मनमोहन जी की आदत है कि हमेशा भाईजान की बात को बीच में ही काट देते हैं। बोले, किस मुर्दे की बात कर रहे हैं आप? आजकल चतुर्वेदी स्टूडियो है जिसके बारे में दो राय नहीं हो सकती। भाईजान ऐसे मौके पर कभी झुंझलाते नहीं हैं। उन्होंने फिर कहना शुरू किया। इसके बाद धोपाल अपने नए कैमरों के साथ मैदान में उतरा। उसके बारे में ये मशहूर है कि बगैर रीटच किए ही बेहतरीन तस्वीरें बनाया करता था। फिर आलो छाया वालों का युग आया जो लाइट और शेड की कला में निपुण था। प्रोफेसर किरण की एक ऐसी तस्वीर उसने उतारी थी जिसे इंटरनेशनल फोटोग्राफी प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने की चर्चा जोरों पर चल पड़ी थी। सिर्फ नाक पर लाइट दिया गया था। जरा कल्पना कीजिए, काले कार्ड पर सिर्फ नाक और चश्मे के फ्रेम के एक कोने पर हल्की रोशनी डाली गई है और आप उस काले कार्ड पर प्रोफेसर किरण की सूरत को स्पष्ट देख रहे हैं। अब तो चतुर्वेदी का मार्केट है, मगर क्या? रामकिशन जी ने पूछा। मतलब ये कि चतुर्वेदी के यहाँ जाने वालों को अपने पॉकेट पर पूरा भरोसा होना चाहिए, भाईजान ने फरमाया। बीरेन को न जाने क्यों यह बात लग गई। वह बोला, भाई जी, आपका यह इल्जाम सरासर गलत और गैर वाजिब है। बेचारा पैसा लेता है तो काम भी करता है। फिल्मों और प्लेटों की बढ़ी हुई कीमतों का भी पता है आपको। मजलिस को बहस के लिए काफी मसाला मिल गया था और मुझे याद आई कि चाय के पैकेट खत्म होने की सूचना मुझे सुबह ही दे दी गई थी। सरकारी ट्रेजरी से बैंक का रुपया निकास करना आसान है, लेकिन चूल्हे चौके की सरकार से पैसे मंजूर करवा कर निकलवाना कितना कठिन है, ये लिखने की बात नहीं। पैसे निकलते हैं जरूर, मगर हड्डी में घुस जाने वाले रिमार्कों के साथ। 1000 बार कहा कि अपने लिए हैप्पी वैली लाते हो तो उसके साथ ही ब्रुक बॉन्ड के होटल ब्लेंड वाले डस्ट का भी एक पैकेट ले आया करो, लेकिन इन पर तो चाय का शौकीन कहाने का भूत सवार है। दोस्तों ने कह दिया, यार चाय के असल शौकीन तो तुम ही हो। बस बन गए उल्लू। पूरे 6 रुपए 12 आने पाउंड वाली चाय पिलाए जा रहे हैं। दुनिया में आग लगी हुई है और यहाँ व्हाइट प्रिंस पीने के मंसूबे बांधे जा रहे हैं। यह मेरी सरकार की सलाह कहें या फटकार कहें, नसीहत है।
व्हाइट प्रिंस नहीं, व्हाइट जैस्मिन। एक दिन हमारी मजलिस में इस बात की चर्चा हो रही थी कि हिंदुस्तान की कौन सी शख्सियत कौन सी चाय और सिगरेट पीती है। मौलाना आजाद के बारे में कहा गया कि वे व्हाइट जैस्मिन चाय पीते हैं। मौलाना ने अपनी किताब गुवारे खातिर में कबूल की है। और इसी सिलसिले में हम में से किसी की सरस और चंचल रसना से यह पुरहौसला उद्गार जरा जोर से निकल पड़ा था, जिंदगी कायम रही तो हम भी कभी चख लेंगे भाई। पर्दे के उस पार यही बात पहुंच गई थी और उसी दिन से मुझ पर व्हाइट प्रिंस का व्यंग्य बाण छोड़ा जा रहा था। यहाँ तक कि ससुराल से ये बात यूं रीडायरेक्ट होकर पहुंची थी, व्हाइट एलिफेंट साहब व्हाइट प्रिंस पीने के मंसूबे बांध रहे हैं। चुन्नीलाल को चाय और सिगरेट के लिए बाजार दौड़ाकर जब मैं वापस आया, तब बात इकोनॉमिक्स के डिप्रेशन के दायरे को पार कर पॉलिटिक्स के सोशलिज्म, कम्युनिज्म और प्रजा सोशलिज्म के भंवर में चक्कर काट रही थी। रोज यही होता है, बात कोई भी हो और कहीं से प्रारंभ किया जाए, उपसंहार यही होता है। इसलिए उस शाम की मजलिस में ये तय नहीं हो पाया कि फोटो कहाँ उतरवाया जाए। दूसरे दिन शाम को जब मैं चौक से गुजर रहा था, वंडरफुल स्टूडियो के वंडरफुल साइन बोर्ड की जलने बुझने वाली रोशनी ने फोटो की याद दिला दी। ये भी याद आई कि राजन यहीं काम करता है। राजन हमारा कलाकार मित्र जो शांति निकेतन से फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा प्राप्त कर साल भर तक यहाँ फाके करता रहा। अब इसी स्टूडियो में उसे नौकरी मिल गई है। आखिर वंडरफुल में ही फोटो उतरवाने का इरादा मैंने पक्का कर लिया। दुकान में दाखिल होते ही एक खास ढंग के आदमी से सामना हुआ। फरमाइए जी, मैं ही वंडरफुल का डायरेक्टर हूँ, फोटो लेना है। बेहतर जी, चलिए अंदर स्टूडियो में। सामने मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, ये दुनिया एक वंडरफुल स्टूडियो है। राजन जी कहाँ हैं? कौन राजन? हमारा आर्टिस्ट? वो तो आज बिदबाई फिर रेडियो स्टेशन गया हुआ है। कमर्शियल आर्ट पर आज उनका टाक है। वह आदमी लुढ़कता हुआ आगे आगे चल रहा था। अंदर के एक कमरे में पहुंचकर वह हमारी ओर मुड़ा। अच्छा जो भाई साहब, पोज आपका अपना होगा या हमारे सेट्स के मुताबिक? क्या मतलब? मतलब समझा देता हूँ। उसने अपने गले से लटकते हुए मैग्नीफाइंग ग्लास की रेशमी डोरी को उंगलियों में लपेटते हुए कहा, साहब बात यह है कि हमने अपने कस्टमरों की इच्छा के मुताबिक बड़े बड़े आर्टिस्टों को एम्प्लॉय करके तरह तरह के सेट्स बनवाए हैं। इधर आइए। पर्दा हटाकर, वह है हमारा फिल्मी सेट और ये रही तस्वीरें इस सेट की। उसने एक बड़ा एल्बम खोला। तस्वीरों में देखा फिल्म की मशहूर अभिनेत्रियों के अभिनय के दृश्य थे। बात कुछ समझ में नहीं आई। बोला, ये तो फिल्मी तस्वीरें हैं। जी साहब, देखने से तो यही मालूम होती हैं। अपनी काया के अनुपात से एक भारी भरकम हंसी हंसते हुए उसने कहा, यही तो हमारी खसूसियत है। जरा गौर से देखना जी, हमने अपने कस्टमरों की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें सुरैया, नरगिस, नलिनी, निम्मी वगैरह के साथ एक्टिंग के पोज में खड़ा कर फोटो लिया है। अब सभी तस्वीरें मेरी निगाह में एक साथ नाच गईं। राज कपूर, दिलीप कुमार तथा देवानंद की तरह बालों को संवारे हुए नौजवान और किशोर भी अभिनय की मुद्रा बनाए हुए हैं। कोई सुरैया की ठुड्डी पकड़कर कुछ कह रहा है, कोई घुटनों तक नेकर और नेवी गंजी पहने हुए नरगिस के हाथ में हाथ डाले आवारा के एक पोज में है, और कोई निम्मी के कंधे पर हाथ डाले दिलीप कुमार के अंदाज में कुछ कहना चाहता है। ये अभिनेत्रियां? मैं सिलसिले से कुछ पूछ भी न सका। ये एक्ट्रेसेस? हाँ जी, वो डमी है। हमने बड़े बड़े फनकारों को अपने यहाँ एम्प्लॉय किया है। वो हमें हर नए पोज के लिए मिट्टी की मूर्तियां गढ़ देता है। क्या लड़कियां भी इस तरह के पोज में तस्वीरें उतरवाती हैं? मैंने जरा साहस से काम लिया। जी भोत, उनके लिए हमने एक्टरों की डमियां बनवा रखी हैं। ज्यादातर लड़कियां अशोक कुमार, दिलीप और राज कपूर के साथ अपीयर होना चाहती हैं। वैसे तो उस दिन एक कॉलेज गर्ल ने कॉमेडियन मिर्जा मुशर्रफ के साथ उतरवाने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर एक कस्टमर के लिए कौन डमी बनाता है। पिछले महीने 25 कस्टमरों के ऑर्डर पर हमने एक शेर की डमी बनवाई।
लोग सैमसन की तरह शेर से लड़ते हुए तस्वीर उतरवाना चाहते हैं। लेकिन फोटो में तो ये डमी जानदार मालूम होते हैं। मैंने अपनी मुस्कुराहट को होठों में ही रोकते हुए कहा। जी साहब, वो हमारे लाइट शेड, मेकअप और रीटेच से ठीक हो जाते हैं। लड़के ने आकर कहा, साहब फिल्म सेट का कस्टमर आया हुआ है, ले आओ। फिर मुझसे बोला, चलिए हम आपको अपना दूसरा सेट दिखावें, आपको मेरा पॉलिटिकल सेट जरूर पसंद होगा। हॉल के दूसरे पार्टीशन में हम गए। बड़े उत्साह से वंडरफुल डायरेक्टर साहब ने मुझे एल्बम दिखाना शुरू किया। देखो जी भाई साहब, ये है आईना पोजेज। एक तस्वीर में देखा, मिलिट्री पोशाक में कुछ लड़कियां कवायद कर रही हैं। आईना पोज क्या? आप आईना नहीं समझे? अरे आईना, इंडियन नेशनल आर्मी, ढिल्लन सहगल, शाहनवाज और कैप्टन लक्ष्मी। ओह, आईएनए। उस समय तो साहब सब लड़कियों को बस यही शौक था, लिहाजा हमने मिलिट्री वर्दियां और डमी राइफल बनवाए। मैं एक तस्वीर को गौर से देखने लगा। एक दुबली पतली लंबी लड़की जिसके गालों में गड्ढे थे, आंखें छोटी और अंदर घुसी हुई, ठीक कैप्टन लक्ष्मी के पोज में सैल्यूट नहीं, जय हिंद कह रही है। उसके दुबले हाथ में राइफल का कुंदा हाथी के पांव जैसा मालूम हो रहा है। और इधर देखिए, हजारों का मजमा है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, सामने माइक है। फोटो में भीड़ को देखकर कांग्रेस के महाधिवेशन की याद आ रही थी। मैंने ताज्जुब से कहा, हजारों का मजमा नहीं, लाखों का कहिए, लेकिन इतने लोगों को, यानी इतनी डमियां आपने कैसे बनवाई? वह हंस पड़ा, शायद मेरी बेवकूफी पर। फिर बोला, साहब ये फोटोग्राफर ट्रिक हैं, हमने इस तरह के पर्दे बनवा लिए हैं। देखो जी, ये मजदूरों का लीडर है, हजारों मजदूरों के जलूस की रहनुमाई कर रहा है। देखा, हजारों मजदूरों की लंबी कतार के आगे हाथ में झंडा, सही रंग नहीं कह सकता क्योंकि फोटो में काला ही था, और झंडे के निशान के बारे में जानकर क्या कीजिएगा, लिए हुए, बाल बिखराए हुए, मुंह फाड़े हुए मजदूरों के लीडर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वाह! इस पोज में राजनैतिक कार्यकर्ता या लीडर क्यों अपनी तस्वीर उतरवाएंगे? इसे तो बैठे ठाले लोग ही पसंद करते होंगे। फोटो देखकर भी तो यही जाहिर होता है, मैंने कहा। आप ठीक कहते हैं साहब, ज्यादातर ऐसे वैसे लोग ही, खासकर व्यापारी, सेठ साहूकारों के लड़के इसे पसंद करते हैं। हमने कुछ जवाहर जैकेट, कुछ सफेद और रंगीन टोपियां बनवा ली हैं, लेकिन अभी उस दिन, माफ करना जी, प्राइवेट बात है, आप किसी से बोलना मत। अभी उस रात को मिनिस्टर कृपा बाबू का प्राइवेट सेक्रेटरी चौबे आके हाजिर। बोला, देखो जी पाबड़ा, पुरानी दोस्ती है तुमसे, बहुत प्राइवेट बात है। मिनिस्टर साहब रायपुर में वृक्षारोपण में गए थे, वेदर अच्छा नहीं था, तस्वीर साफ नहीं आई, कोई उपाय करो, कल ही अखबारों में देना है। मैं बोला, मगर मिनिस्टर साहब को स्टूडियो में आना होगा जी। 11 बजे रात को मिनिस्टर साहब आए। हमने झंडोत्तोलन वाला पर्दा लगा दिया। हमारे आर्टिस्ट ने झंडे की जगह ब्लॉक कर दिया। वहीं मिनिस्टर साहब ने वृक्षारोपण किया। झंडोत्तोलन के बदले वृक्षारोपण ही सही। उसने तस्वीर देखने को दी। अरे, ये तस्वीर तो हाल ही पत्रों में छपी है। मुझे तो इसके ऊपर की सुर्खी और नीचे का चित्र परिचय भी याद है। बगल के पार्टीशन से, फिल्म सेट से आवाज आ रही थी, कमर को और झुकाइए जरा, हाँ, और उंगलियों को बिखराइए फूलों की पंखुड़ियों की तरह, इस तरह, हाँ। वंडरफुल साहब मुस्कुराकर बोले, वो डांस का पोज ठीक हो रहा है, नृत्य निकेतन है ना वहां मोड़ पर, उसी का डायरेक्टर हमारा डांस पोज बनाता है। वाह साहब, वास्तव में वंडरफुल है आपका स्टूडियो, यूनिक है, मैंने कहा। साहब हम इसे और डेवलप करेंगे। इधर हमने फिर 2 सेट बनवाए हैं, कौमी सेट और फ्रेंच सेट। कौमी सेट, जरा वह भी दिखाइए। इस बार वंडरफुल साहब कुछ हिचकिचाए, फिर बोले, देखिए जी बाबू साहब, आप जब राजन के मित्र हैं तो हमारे भी मित्र ही ठहरे, वरना हम औरों को नहीं दिखाते। आइए। तीसरे पार्टीशन में ले जाकर वंडरफुल ने मुझे 2-3 तस्वीरें दिखाईं।
एक में एक नौजवान को एक लुंगीधारी बूढ़े के पेट में छुरा घुसेड़ते देखा। दूसरे में एक बहादुर युवक शिवाजी की तरह घोड़े को उछालता और तलवार चलाता हुआ दिखाई पड़ा। तीसरे में भारत माता आसमान से पुष्प वृष्टि कर रही है और एक वीर राष्ट्रीय झंडे को फाड़कर चिट्ठी चिट्ठी कर रहा है। हजारों की भीड़ है। और इधर फ्रेंच सेट है, हॉलीवुड फिल्म सेट। मेरा सिर चकरा रहा था। मैं पास की पड़ी हुई तिपाई पर बैठते हुए बोला, वंडरफुल साहब, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं। आपने कितना बड़ा कल्याण किया है समाज का, ये कहने की बात नहीं। आपने यदि ये स्टूडियो नहीं खोला होता तो दुनिया के लोग पागल हो गए होते। आप इंसान के मन में सोई हुई अतृप्त इच्छाओं की तस्वीर लेते हैं। ये तो बेजोड़ है। सही तस्वीर तो आप ही लेते हैं इंसान की। वाह। वंडरफुल अब बकने लगा, बाबूजी, यहाँ बिजनेस का तो कोई मजा ही नहीं। लाहौर में जब हम थे तो ऐसे एक एक पोज के लिए एक एक 100 रुपए लोग देते थे। यहाँ तो लोग आरट को समझते ही नहीं। अच्छा जी, अब फरमाइए, आपके लिए कौन सा सेट लगवाऊं। मेरे लिए सेट लगवाने की जरूरत नहीं। मैं अपने मन का पोज देना चाहता हूँ, मैंने गंभीरता पूर्वक कहा। बेहतर जी, फरमाइए। मेरे गले में रस्सी का फंदा डालकर एक पेड़ से लटका दो। फोटो ऐसा उतरे जिसमें मेरी आंखें और जीभ बाहर निकली हुई हो और हाथ में एक कागज का टुकड़ा हो जिस पर लिखा हो, खुश रहो वंडरफुल वतन, हम तो सफर करते हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा व्यंग्य वंडरफुल स्टूडियो। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।